पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए या तो फिजिकल हो या तो रिटन हो, आपको उसका सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि फिजिकल में है तो उसका सिलेबस मालूम नहीं हो, रिटन में हो तो उसका सिलेबस मालूम नहीं है। जनरल कंपटीशन में आजकल के युग आ गया है कि जब तक आप डीपली नहीं पढ़िएगा, जब तक आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। इसी के माध्यम से लोग कुछ पूछते हैं कि मैं क्या तैयारी करूं, क्या 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 पढ़े, और मैं हर एक टॉपिक का धीरे धीरे क्लियर करते जाऊंगा, क्योंकि मुझे समय का अभाव है। इस चलते मैं धीरे धीरे अपना वीडियो बनाऊंगा और आप लोग भी सिलेबस के अनुसार अपना पढ़ते रहिएगा। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस थे। कौन थे? हेरोडोटस थे। और इनका इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एसेंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास होता है, सेकंड हो गया मेडावन हिस्ट्री जो मध्यकालीन इतिहास होता है, और थर्ड हो गया मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास होता है। और एक होता है जो विश्व इतिहास होता है, वो अलग है पढ़ने के लिए। लेकिन ये भारतीय इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है, एसेंट हिस्ट्री, मेडावन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम बात करते हैं सबसे पहले एसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, जो आपको हम टॉपिक लिख दिए हैं, टोटल टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक पढ़ने के लिए है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, जो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपको 1750 ईस्वी पूर्व का काल माना गया है। इस समय की बात अगर है तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सैदव सभ्यता। अब सैदव सभ्यता क्यों कहा गया है? सिंधु सभ्यता, या तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, या तो कांस्ययुगीन सभ्यता, या तो ताम्र युगीन सभ्यता, या तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। देखिए, ये सब इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता को। जब मैं डीपली बताऊंगा, जब मैं शुरू से मैं करूंगा, तो इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हर एक चीज़ मैं बताता चलूँगा। और उसके बाद पढ़ना है क्या? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर बात करते हैं तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपको 600 ईस्वी पूर्व के बीच के बात आता है, जिसमें वैदिक सभ्यता में 2 भाग है। जैसे एक रिंग वैदिक काल हो गया, एक वैदिक काल हो गया। रिंग वैदिक काल आपको 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। और इसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच जो उत्तर वैदिक काल है, ये हो गया वैदिक सभ्यता। और महाजनपद की बात करते हैं। महाजनपद होता है छोटे छोटे गांव मिलकर, छोटे छोटे कबीले मिलकर एक गांव का निर्माण करता है। गांव का निर्माण करने के बाद एक शहर का निर्माण करता है। शहर का निर्माण करने के बाद एक जिला का निर्माण करता है। जिला का निर्माण करने पर एक राज्य का निर्माण करता है। तो राज्य में जो होता है, जो महाजनपद कहलाता है। टोटल 16 महाजनपद हैं। अब हम बात करते हैं महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें मिलती है महाजनपद की जानकारियाँ। इसके बारे में मैं डिटेल जब बताऊंगा, जब उस समय आपको डिटेल बताते चलूँगा। और इसके बाद आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से, जैन धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से, क्योंकि बीपीएससी से लेकर छोटा मोटा जितने भी एग्ज़ाम है, आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता ही आता है। हम बात करते हैं आगे कि सबसे पहले जो मगध की बात करते हैं, तो मगध में कौन वंशज आया था? क्योंकि भारत में इतिहास की शुरुआत मगध से ही होता है। जो सबसे पहला वंश था विदर्भ वंश। जब विदर्भ वंश की बात हम करते हैं तो राजवंश के पुत्र विदर्भ, जिसका नाम वो अपने नाम पर ही विदर्भ वंश बनाया था। ये इतिहास में, देखिए इतिहास में क्या होता है, अपना सब तर्क दिए हैं। तो हमारी माध्यम से सबसे पहला वंश है विदर्भ वंश, जो इनका संस्थापक थे विदर्भ। अब ये जो
वृद्धक वंश का सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध। जरासंध का बेटा नाम था सहदेव। सहदेव का बाद रिपुंज इसका वृद्धक वंश का सबसे अंतिम शासक रहे। रिपुंज की हत्या कराकर पुलिक ने मंत्रियों के साथ मिलकर हत्या किया रिपुंज के, और उसके बाद जो हर्यक वंश की स्थापना कर दिया। अब देखिए बात करते हैं हर्यक वंश के। जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुए, जो आपको 544 से लेकर 445 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। अगर इसके बाद अगर बात करते हैं तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है आपका नंदीवर्धन है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन है। और इसके बाद ये जब नंदीवर्धन थे जो इनकी हत्या कर शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना किया था। अब स्थापना करने के बाद से जो आया उसका नाम था नंद वंश। जो नंद वंश भी महापदानंद ने इसका शुरुआत किया था। जो इसका समय काल दिया हुआ है आपका नंद वंश का समय काल 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 321 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। इसके बाद है शुंग वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के माध्यम से वंश की स्थापना किया था। इसके बाद होता है शुंग वंश। जो शुंग वंश की बात करते हैं 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और इसके बाद कण्व वंश की बात करते हैं जो 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 72 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और इसके बाद जो आता है आपको शाक वंशज आता है, जो 248 से लेकर 249 ईस्वी तक इसको माना जाता है शाक वंशज। और इसके बाद सातवाहन वंश आया, फिर इसके बाद आया कलिंग का चेदी वंश आया। और इसके बाद देखिए कुषाण वंशज हुआ, जो 75 ईस्वी से लेकर 230 ईस्वी के बीच माना जाता है। और गुप्त वंश आया, गुप्तोत्तर वंश आया, कनौज का मखोरी वंश आया, वर्धन वंश आया। और जो ये इम्पोर्टेंट है बंगाल के गौर वंशज। और इसके बाद जो आता है सबसे लास्ट में एसेंट हिस्ट्री का जो राजपूताना के राजवंश हो, जब सबसे पहले 712 में एक मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत, प्रथम मुस्लिम का जो अरबों आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में भारत आया था। जो इसके बाद जो आता है मध्यकालीन भारत आ जाता है। देखिए ये जो पढ़ने के लिए था एसेंट हिस्ट्री था, प्राचीन भारत था। ये प्राचीन भारत का इतिहास था जो आपको एसेंट हिस्ट्री में पढ़ने के लिए था। जो इतना जो सिलेबस है एसेंट हिस्ट्री इतना में जो कवर कर लीजिएगा तो आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा।